नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज 30 नवंबर है और ये महीने का आखिरी दिन है। आप में से बहुत से लोग अपनी तनख्वाहों का, अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे और कई लोगों के अकाउंट में उनकी सैलरीज आ भी गई होंगी। लेकिन कल से लेकर अब तक देश के अकाउंट से कई अनमोल हीरे निकल चुके हैं। हम एक ऐसे नुकसान की बात कर रहे हैं जिसकी गंभीरता को पैसों से नहीं तोला जा सकता। कल देश के 7 वीर जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था और आज इन 7 सैनिकों के परिवार अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द सह रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि एक सैनिक की जान कितनी कीमती होती है, यह अनमोल होती है। एक सामान्य नागरिक को एक सैनिक बनाने में कितने समय और परिश्रम की जरूरत होती है, इसका एहसास आपको शायद नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि आज इस कीमत का एहसास देश के सिस्टम को होना चाहिए। शहीदों की शहादत का विश्लेषण करते करते अब हम भी थक चुके हैं। देश के किसी भी हिस्से में जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो हम बहुत ही भारी मन से उसकी शहादत का विश्लेषण करते हैं। लेकिन अब हमें यह लगता है कि पानी सिर से ऊपर पहुंच चुका है। अब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। हमें अपने वीर सैनिकों के जीवन की कीमत को समझना होगा। हम इस तरह अपने जवानों को लगातार ऐसे गंवा नहीं सकते। ये डीएनए टेस्ट देश हित से जुड़े विचारों से भरा हुआ है और इसे देखना आज आप सबके लिए जरूरी है। अगर आप इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप #बस अब बहुत हुआ के साथ ट्वीट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके जीवन में घुल चुके प्लास्टिक को पिघलाने वाला एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमें यकीन है कि हमारा ये विश्लेषण देखने के बाद प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमारे इस विश्लेषण को आप प्लास्टिक प्रदूषण पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। आप ये जानकर चिंतित हो जाएंगे कि प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देने के साथ ही ऑटिज्म और इनफर्टिलिटी की वजह भी बन सकते हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक के प्रभाव से लोगों का इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ भी कम हो सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्लास्टिक से सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। हमें आपके और आपके परिवार की सेहत की फिक्र है और इसीलिए हमने प्लास्टिक के खतरों पर आज एक विश्लेषण तैयार किया है। अगर आप भी सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह विश्लेषण अपने पूरे परिवार के साथ आज देखना चाहिए। और आज हम आपको एक ऐसे शहर में लेकर चलेंगे जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े नरसंहार का गवाह बनने वाला है। अलेपो नाम का यह शहर सीरिया में है और वहां से हमारे पास आपको डरा देने वाली तस्वीरें आई हैं। 7 साल की एक बच्ची आज आपसे इंसानियत के विषय पर एक संवाद करेगी। इस संवाद में आपका शामिल होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू के नगरोटा में सेना के कैंप पर हमला करने वाले आतंकी संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी का बदला लेने आए थे। उनके पास से जो पर्ची मिली है उससे ये खुलासा हुआ है। पर्ची पर उर्दू में लिखा है अफजल गुरु के इंतकाम की एक किश्त। साथ ही आतंकियों के पास से खतरनाक केमिकल्स भी मिले हैं। ऐसे में आशंका इस बात की भी जाहिर की जा रही है कि आतंकी नगरोटा में केमिकल अटैक की फिराक में थे। नगरोटा हमले में सेना के 2 अधिकारियों समेत 7 सैनिक शहीद हुए थे। राष्ट्र पाकिस्तान या कौन अतरीके करे उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। कमी हमें बहुत सारी उम्र ही रहनी है जिन जगह पर जीना है जो ना देश ने किया वधिया किया ते सन्मान महसूस होता है। बच्चा ने उन्होंने सामान खरीदिया है। इस बीच पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता AK एंटनी ने आरोप लगाया है कि लापरवाही की वजह से नगरोटा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। एंटनी के मुताबिक पठानकोट और उरी हमले के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। So government is showing criminal negligence in protecting the national security, in protecting the lives of soldiers. कल जम्मू के सांबा सेक्टर में हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों ने सुरंग के जरिए घुसपैठ की थी। करीब 80 मीटर लंबी सुरंग के जरिए वो भारतीय सीमा में घुसे, लेकिन BSF की नजर उन पर पड़ गई और मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी मारे गए। ये 2x2 का एक ओपनिंग है और ऐसे लग रहा है कि आदमी उसमें क्रॉल करके मैनेज करके आए हैं।
सांबा सेक्टर में मारे गए आतंकी जम्मू कश्मीर में ट्रेन को निशाना बनाना चाहते थे। आईईडी और लिक्विड विस्फोटकों के जरिए ट्रेन पर हमला करने की फिराक में थे। वो ट्रेनी टोगली सरीन नाम के लिक्विड विस्फोटक की 5 बोतल अपने साथ लेकर आए थे। इस बीच बीएसएफ ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहद पर अगले साल के अंत तक स्मार्ट फेंस लगा दी जाएगी। इससे घुसपैठ में कमी आएगी। नगरोटा के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि के मुद्दे पर आज संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने वॉकआउट भी किया। सरकार ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं होने की वजह से श्रद्धांजलि अभी नहीं दी जा रही। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसका पूरा ब्यौरा आना चाहिए। उसके हिसाब से आप वो श्रद्धांजलि प्रस्ताव, ऑब्ituary प्रस्ताव रखने वाले हैं। ये कोई विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे एक संवेदनशील मामले को भी विपक्ष विवाद का मुद्दा बना रही है। लेकिन वॉकआउट के बाद कांग्रेस ने उल्टे सरकार पर ही आरोप लगाए। पार्लियामेंट का नियम है, पार्लियामेंट की फॉर्म है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है हम उनका आदर करते हैं। आज शायद पहली बार हमारे जो सैनिक मरे हैं उनका आदर नहीं किया, इसलिए हमारी पार्टी और पूरा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया। अमृतसर में होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के आसार नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत के लिए पाकिस्तान ने कोई अनुरोध नहीं किया है। We have not received any request from Pakistan for a bilateral meeting on the sidelines of the Heart of Asia Ministerial Conference. पाकिस्तान के पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीमार होने की वजह से सम्मेलन में शामिल नहीं होंगी। उनकी जगह वित्त मंत्री अरुण जेटली भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन का उद्घाटन 4 दिसंबर को पीएम मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी साझा तौर पर करेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के नजदीक सुकना मिलिट्री बेस में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में सेना के 3 अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस वक्त हुआ जब सेना का हेलीकॉप्टर रूटीन मिशन के बाद मिलिट्री बेस में लौट रहा था। सूत्रों के मुताबिक हेलीपैड पर लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए कैबिनेट ने 2000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। 36,000 से ज्यादा विस्थापित परिवारों को इसका फायदा होगा। कैबिनेट के फैसले से हर परिवार को करीब 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने मुंबई में उपनगरीय रेल परियोजना के 3रे चरण को भी मंजूरी दी है। करीब 11,000 करोड़ की लागत से यह परियोजना अगले 5 साल में पूरी होगी। ओबीसी की केंद्रीय लिस्ट में 15 नई जातियों को जोड़ा गया है। कैबिनेट ने सैलानियों और विदेशी कारोबारियों के लिए वीजा नियमों में ढील देने का भी फैसला किया है। साथ ही राजस्थान के कोटा में इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड के प्लांट को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों को फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान के साथ ही स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाया जाना चाहिए। नेशनल एंथम बजाया जाएगा राष्ट्र झंडे के साथ, और सबको खड़ा होना है उसके लिए। ये इसको 10 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंट्री के अंदर। कोर्ट ने कहा कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लोगों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि ये मेरा देश है और मेरी मातृभूमि है। ये हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो भारतीय झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। बिल्कुल बजना चाहिए, फ्लैग भी दिखाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है। हमारा राष्ट्रगान नहीं बजे तो कौन से देश का बजेगा? सोमालिया का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट @officeofarchi आज हैक हो गया। इस अकाउंट से कई अपशब्द और आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। ट्वीट में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी के ट्वीट में नोटबंदी का भी समर्थन किया गया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सुरजेवाला ने कहा कि ऐसी हरकतों से राहुल गांधी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। महीने के आखिर और अगले महीने की शुरुआत में पैसे को लेकर लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए आरबीआई ने खास तैयारी की है। 1 से लेकर 7 तारीख तक आरबीआई बैंकों में नकदी की सप्लाई बढ़ा रहा है। रिजर्व बैंक के पास 100 रुपए के नोट बड़ी मात्रा में हैं। इसलिए सरकार के सभी प्रिंटिंग प्रेस फिलहाल 500 रुपए के नोट छाप रही हैं। वहीं आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस में 500 और 2000 के नोट छापे जा रहे हैं।
500 के नोट की सप्लाई बढ़ने के बाद एटीएम से नकदी निकालने की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल एक दिन में एटीएम से 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं। आज हमारे देश के 7 परिवार ऐसे हैं जिनके बेटों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचेंगे। जब घर में किसी अपने का पार्थिव शरीर आता है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा होती है और हम चाहते हैं कि भगवान आपको ये दिन कभी ना दिखाए। लेकिन साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि ये पीड़ा आज पूरे देश को महसूस हो। सवाल यह है कि हमारे देश के सैनिक बार बार शहीद क्यों होते हैं और हर बार शहीदों का परिवार ही आंसू क्यों बहाता है। शहीदों की शहादत का विश्लेषण करते करते अब हम भी थक चुके हैं। बॉर्डर पर जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो हम बहुत ही भारी मन से उसकी शहादत का विश्लेषण करते हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। हमें अपने वीर सैनिकों के जीवन की कीमत को समझना होगा। 29 सितंबर को जब पाकिस्तान पर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो पूरे देश में इस कदम की तारीफ हुई, चारों तरफ सेलिब्रेशंस हुई। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी लगातार भारतीय सेना पर हमला कर रहे हैं और हमारे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हमारे जवानों को मार रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर में हमारे 77 जवान शहीद हो चुके हैं और ये पिछले 7 वर्षों में सबसे बड़ी संख्या है। इस साल सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, जबकि अभी ये वर्ष खत्म होने में पूरा 1 महीना बाकी है। पिछले वर्ष यानी 2015 में कुल 39 जवान शहीद हुए थे। इसका मतलब यह है कि 1 वर्ष में शहीद होने वाले जवानों की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। नोट करने वाली बात यहां पर यह भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक यानी 29 सितंबर के बाद से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के 26 जवान शहीद हो चुके हैं। कल हुए आतंकवादी हमले में देश के जिन 7 जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया उनके बारे में हो सकता है आपको जानकारी ना हो, इसलिए अब हम आपको देश के इन असली नायकों के बारे में, इन असली हीरोज के बारे में बताएंगे। कल जम्मू के नगरोटा में आतंकवादियों के हमले पर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाले मेजर कुणाल गोसावी शहीद हुए। मेजर कुणाल की उम्र सिर्फ 33 साल की थी। मेजर कुणाल ने 1 महीने की छुट्टी पूरी करने के बाद सोमवार को ही ड्यूटी ज्वाइन की थी और मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में वो शहीद हो गए। कल के आतंकी हमले में सेना ने अपने एक और अफसर को खोया है। इस अफसर का नाम है मेजर अक्षय गिरीश। 31 साल के अक्षय गिरीश बेंगलुरु के रहने वाले थे। इन दोनों अफसरों के अलावा कल के आतंकी हमले में सेना के 5 जवान भी शहीद हुए हैं, जिनमें पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले 32 वर्ष के हवलदार सुखराज सिंह, राजस्थान के धौलपुर के 28 साल के ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह, नेपाली मूल के 32 वर्ष के राइफलमैन असीम राय, महाराष्ट्र के नांदेड़ के लांस नायक सांबाजी कदम जिनकी उम्र 32 साल थी और त्रिपुरा के रहने वाले 37 वर्ष के नायक चितरंजन देव वर्मा भी कल हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। देश का एक बहादुर सैनिक एक हीरे की तरह होता है और एक सैनिक के शौर्य की चमक भी बिल्कुल हीरे जैसी होती है जो कभी कम नहीं होती। इसलिए देश को किसी भी कीमत पर अपने सैनिकों के जीवन की रक्षा करनी ही चाहिए। वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक व्यक्ति फौजी बनता है, सैनिक बनता है। भारतीय सेना के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा अपनी फौज में सबसे शानदार लोगों को भर्ती करती है। फौज में भर्ती होने वाले सैनिकों को आप समाज के सर्वश्रेष्ठ नागरिक भी कह सकते हैं। फौज में भर्ती होने वाला सैनिक शारीरिक रूप से सर्वश्रेष्ठ होता है, बहादुरी में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। वो पहले 9 महीने की बेसिक ट्रेनिंग करता है। इसके बाद सेना में वो लगातार अलग अलग तरह के कोर्सेज करता है, ट्रेनिंग्स लेता है। वो कभी स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग करता है तो कभी एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग करता है। इस तरह के अभ्यास में हजारों राउंड गोलियां खर्च होती हैं, बहुत पैसा खर्च होता है और जवानों को अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार भी खुलकर उन पर पैसा खर्च करती है, निवेश करती है और इसीलिए किसी भी हमले में देश के जवान का शहीद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है और यह सीधे सीधे आपका निजी नुकसान है। अब सवाल यह है कि आतंकवादी लगातार सुरक्षा बलों के ठिकाने को निशाना क्यों बना रहे हैं। आज हम आतंकवादियों की इस नई रणनीति का विश्लेषण भी करेंगे। पिछले 1 वर्ष में आतंकवादी भारतीय सुरक्षा बलों के
3 बड़े कैंप्स पर हमला कर चुके हैं। इस साल की शुरुआत में ही 2 जनवरी को आतंकवादियों ने पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे, जबकि हमला करने वाले 4 आतंकी मारे गए। यानी मरने वाले आतंकी 4 थे और हमारे शहीद जवानों की संख्या 7 थी। इसके बाद इसी वर्ष 18 सितंबर को उरी के आर्मी कैंप पर 4 आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए, जबकि 1 जवान की मौत बाद में अस्पताल में हुई। इस घटना में भी मरने वाले आतंकी 4 थे, जबकि हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी। और कल जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 3 आतंकवादियों ने हमला किया और हमारे 7 जवान शहीद हो गए। इससे यह साफ होता है कि आतंकवादी फिदायीन बनकर आते हैं, वो सिर्फ मरने और मारने के मकसद से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किस दिन हमला होगा, कहां पर हमला होगा, ये आतंकवादी ही तय करते हैं। आतंकवादियों का प्लान यह होता है कि चाहे वो सब मर जाएं, लेकिन वो भारत के ज्यादा से ज्यादा जवानों को मारें। देश के ज्यादातर लोगों के मन में ये बात खटक रही है कि आखिर हमारे सिस्टम में वो कौन सी कमियां रह गई जिसकी वजह से 3 आतंकवादी फिदायीन बनकर आते हैं और हमारे 7 जवानों को मार देते हैं। इन घटनाओं से यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे जवानों की सुरक्षा में भी चूक हो रही है। इस बीच एक और जानकारी सामने आई है कि आतंकवादी LOC के पास बनी एक सुरंग के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हुए थे और सुरंग से दाखिल हुए आतंकवादियों ने 2 हिस्सों में बंटकर नगरोटा और सांबा में हमला किया था। लेकिन सवाल यह है कि पुराने हमलों से हमने सबक क्यों नहीं लिया, सबक क्यों नहीं सीखा। इसी वर्ष जनवरी में हुए पठानकोट हमले के बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कैंपोस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। इस कमेटी ने सभी सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल की बात भी कही गई थी। कमेटी ने यह भी कहा था कि सेना को अपने सभी जवानों को बेहतर हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और नाइट विजन डिवाइसेस देने चाहिए। इसके अलावा सभी जगहों पर क्विक रिएक्शन कमांडो प्लेटून्स तैनात करने की भी सलाह दी गई थी। कमेटी ने यह भी कहा था कि सभी सैन्य प्रतिष्ठानों में समय समय पर सिक्योरिटी ऑडिट्स किए जाएं, ताकि हमारे सिस्टम की कमियों के बारे में पता चल सके। ये सिफारिशें इसी वर्ष मई के महीने में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को सौंपी जा चुकी हैं, जिसके बाद इनमें से कुछ सिफारिशें तो अमल में लाई गई, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। हमारे देश के जवान वो हीरे हैं जिनकी चमक सदा के लिए होती है। देश का हर सैनिक बहुत कीमती होता है और उसके जीवन की रक्षा करना हमारे देश की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। हम अपने सैनिकों की जान ऐसे नहीं गंवा सकते। चंद लड़के जो एक कम उम्र में सुबह से 3 बजे उठ के दौड़ के मेहनत करके फौज में भर्ती होते, वो देश है, भारत है वो। तो भारत को भारत का साथ देना चाहिए, अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर भरोसा रखना चाहिए। कब तक शहादतों का विश्लेषण होता रहेगा? अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। देश के लिए शहीद हुए, और इसके बाद से खुशी भी है। बहुत अच्छा लगा था। हमेशा एक सैनिक का परिवार ही क्यों रोता है? हम हमेशा से ये मानते हैं कि देश के लिए जान कुर्बान करने वालों का योगदान सबसे बड़ा होता है। ये सर्वोच्च बलिदान होता है और इसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कब तक बॉर्डर पर हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? कब तक हमारे सैनिकों के शव तिरंगे में लिपट कर उनके घर आते रहेंगे? ये जो फिदायीन हमले हो रहे हैं, ये पहली बात तो ये कि डायरेक्ट कायर है ये, क्योंकि अगर उनमें वो बात होती तो सामने से हमला करते, और इसलिए नहीं करते क्योंकि 5 बार हार चुके हैं, इनमें इतनी दम नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ पर भेजते हैं।
और क्लियर, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता है। जितनी बार घुसोगे उतनी बार मारेंगे, पहले भी ठोका, आगे भी ठोकेंगे। इन 7 शहीदों की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। अभी बहुत हो गया, वो तो बहुत हो गया। मेजर गोसावी कुणाल मन्नादिर के पिता के ये आंसू आतंकी हमले के खिलाफ गम और गुस्से के हैं। बेटे की शहादत की खबर सुनकर पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें कुणाल के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है, लेकिन शहीद के परिवार की पुकार है कि अब की बार पाकिस्तान पर सीधा वार करके सबक सिखाया जाए। ये गलत है, कुछ तो करना चाहिए। जो आज तक जो गलत कर रहे आते रहे लोग, उनको सबक सिखाना चाहिए और अभी चुप नहीं रहना चाहिए। कितने दिन लोगों को मार देगा, कुछ तो करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अटैक करना चाहिए। आतंकी हमले को रोकते हुए पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हवलदार सुखराज भी शहीद हो गए, लेकिन इस बात को समझने के लिए ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। 5 साल का सरगुन देव और 9 साल की शुभरी अब भी पिता की तस्वीर लेकर उन्हें याद कर रहे हैं। इन बच्चों को पापा का इंतजार है। लास्ट गल कल रात ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣਾ ਆ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਆਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਰ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਮਾਰੀ, गर्व महसूस कर दिया। जम्मू के नगरोटा में आतंकवादियों से लड़ते हुए नांदेड़ के संभाजी यशवंतराव कदम शहीद हो गए। शहादत की खबर मिलने के बाद से शहीद की मां के आंसू नहीं रुक रहे। उनके पिता खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवान बेटे के जाने का दुख आंखों से पानी बनकर बहने लगता है। हमारे गांव का जवान शहीद हुए वाला है, उसके लिए पूरे गांव में दुख आए वाला है और वो दुख का निधन तो हमारा कोई भी आदमी आए तो कर नहीं सकता। ये दुष्ट पाकिस्तान को खत्मा करो। पाकिस्तान है कितना, हर दिन उठता है अपने हद में आ जाता है, हर दिन उठता है अपने हद में आ जाता है। ये क्या बात है? शहीद संभाजी के साथ ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह भी नगरोटा में आतंकी हमले का जवाब देते हुए शहीद हो गए। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले 28 साल के राघवेंद्र की शहादत का हिसाब पूरा गांव मांग रहा है। पोस्टिंग 12 जगह रामबन बनियाल, इस टाइम मौजूदा में था। वहीं से हमारे को ठीक है ग्रेनेडियर के बटालियन कमांडर ने हमारे को मोबाइल फोन पर मैसेज दिया है कि आपका भाई शहीद हो गया। अच्छा लड़का था, वैसे भी मान सम्मान से भी हर तरह से देशभक्ति के प्रति उसकी भावना थी। बहुत समझदार व्यक्ति था। आतंकियों को भेजकर लगातार अघोषित युद्ध छेड़े हुए पाकिस्तान की कायरता की कीमत नायक चित्तरंजन देववर्मा को भी चुकानी पड़ी। 37 साल के चित्तरंजन त्रिपुरा में कमलपुरा जिले के करिंगपारा गांव के रहने वाले थे। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते वक्त चित्तरंजन शहीद हो गए। खबर मिलने के बाद मां अपने बेटे की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रही है। शहीद चित्तरंजन अपने पीछे पत्नी नमिता और 2 बच्चों को छोड़ गए। नगरोटा में हुए आतंकी हमले में सेना को और बड़ा नुकसान हो सकता था अगर 2 आर्मी अफसरों की पत्नियां बहादुरी न दिखाती। नगरोटा के आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद आतंकियों ने सैनिकों के क्वार्टर में घुसने की कोशिश की। आतंकी सैनिकों के परिवार के लोगों को बंधक बनाने की फिराक में थे, लेकिन सेना के 2 अधिकारियों की पत्नियों ने संकट की इस घड़ी में बहादुरी दिखाई। उन्होंने घर के सामानों से अपने अपने क्वार्टर के दरवाजे को बंद कर दिया। इसकी वजह से बंधक संकट बड़ा रूप नहीं ले सका। एक सबसे बड़ी राहत की बात है कि जो होस्टेज लाइक क्राइसिस यहाँ पे बन गया था,
उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो सैनिकों के परिवार थे, जो कुछ सोल्जर्स थे, उनको यहाँ पे जो है पूरी तरह से रेस्क्यू कर गया। और एक बड़ी बात जो उभर के सामने आ रही है कि 2 महिलाएं थी, जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स थी, उन्होंने इस ऑपरेशन में काफ़ी मदद की। उन्होंने अपने क्वार्टर जो थे, अपने जो फ्लैट्स थे, उनको अंदर से जो है लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से मिलिटेंट जो हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया था उसमें जो है वो शामिल नहीं हो पाए। हम लोग अपने ड्यूटी कर रहा था, लेटे थे, तो उसका सोया था। तो उसके बाद में थोड़ा जब टायर फटा, मैंने सोचा टायर फट गया। जब टायर फटने की आवाज आया तो देखता हूँ तो वहाँ तो कुछ और है। फिर बाद में तो वहाँ एक फटा, दूसरा फटा, मैंने बोला यहाँ कोई लड़ाई है। इस बीच इस हमले में एक नया एंगल सामने आया है। हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ कागजात भी मिले हैं जिनमें अफजल गुरु के नाम का भी जिक्र है। आज कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। साथ ही मिला ये कागज जिस पर लिखा था अफजल गुरु का बदला। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद तो बरामद हुआ ही है, लेकिन एक ऐसा नोट भी मिला है जिस पर यह लिखा है कि ये अफजल गुरु के बदले की एक और किश्त है। और इस पर जो नाम दिया गया है वो गज़वाए हिंद मिलिटेंट संगठन का नाम दिया गया है। यानी कहीं न कहीं ये तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इस बीच जम्मू के सांभा में बीएसएफ को एक सुरंग भी मिली है। बीएसएफ को शक है कि आतंकवादी इसी सुरंग से दाखिल हुए थे। कुछ दूरी पर आज जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था इस पूरे इलाके में, एक टनल जो है डिटेक्ट की गई है। और उस टनल को जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि 2x2 की वो टनल है, और जिसमें से क्रॉल करके जो है जाया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ। ये 2x2 का एक ओपनिंग है, और ऐसे लग रहा है कि आदमी उसमें क्रॉल करके मैनेज करके आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंकी सेना के कैंप पर हमला क्यों कर रहे हैं। हम कोई भी इंटेलिजेंस का, कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स का फॉलो अप नहीं कर पा रहे, कर नहीं रहे हैं प्रॉब्ली। मेरा अंदाज़ ये है, जैसे आज एक अटैक हो गया, आज अटैक होने के बाद जितना सिक्योरिटी आज टाइट किया, इसके बाद थोड़े दिन के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल में आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, आप जितना दबा कर रखें, जहाँ थोड़ा हाथ ढीला करेंगे वहाँ से लीक होगा। इसमें लिए तो मेरा ये कहना है कि इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है और इंटेलिजेंस फॉलोअप, इसको हम काफ़ी इसके फोकस देना पड़ेगा। एंड रेगुलर जो सर्विलेंस है, हम ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सहायता से कर लें अभी, लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा ह्यूमन एलिमेंट भी बाकी हैं। ह्यूमन एलिमेंट के मेरे हिसाब से तो थोड़ा अभाव है अभी भी। तर्क ये दिया जाता है कि भारतीय सीमाओं की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको पूरी तौर पर सील नहीं किया जा सकता। इस उपमहाद्वीप में आतंकवाद का एक पुराना इतिहास है, और ऐसे हर हमले में पहला एडवांटेज हमेशा आतंकवादियों को होता है। लेकिन हर रोज़ आतंकवादी हमलों में अपने जवानों और अफसरों की शहादत देख रहा देश न तो भूगोल समझना चाहता है और न ही इतिहास। ऐसे हर हमले के बाद पूरा देश एक ही स्वाभाविक प्रश्न पूछता है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा, गलती किसकी है। देश के सैनिकों के साथ पाकिस्तान के इस कायराना हमले के जवाब का इंतजार शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश कर रहा है। उरी हमले के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बदला लिया था। क्या नगरोटा के बाद भी सेना कुछ ऐसा कदम उठाएगी? जम्मू से राजू केरनी और खालिद हुसैन के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे देश में जितने सैनिक शांति काल में शहीद हो रहे हैं, उतने सैनिक दुनिया के दूसरे देशों में होने वाले युद्धों में भी शहीद नहीं होते। यानी जिन देशों में युद्ध काल चल रहा है, वहां पर भी इतने सैनिक शहीद नहीं हो रहे जितने सैनिक हमारे देश में शांति काल में शहीद हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती क्यों है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आज मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। वर्ष 2016 में अब तक भारत में सुरक्षा बलों के कुल मिलाकर 163 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 77 सिर्फ जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। यहां हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि भारत इस समय कोई युद्ध नहीं लड़ रहा। भारत में इस समय शांति काल है, इसे शांति काल ही कहा जाएगा। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस वर्ष अफगानिस्तान और इराक में युद्ध लड़ रहे अमेरिका के सिर्फ 30 सैनिक शहीद हुए हैं, जिनमें से 13 अफगानिस्तान में और 17 इराक में मारे गए हैं।
इस मामले में इजराइल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इजराइल पर हमेशा उसके दुश्मन हमला करने की कोशिश करते हैं। इजराइल के सैनिकों पर हमले अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस पूरे वर्ष में इजराइल का अब तक एक भी सैनिक नहीं मारा गया है। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस वर्ष इस प्रॉक्सी वॉर में भी यूक्रेन के सिर्फ 173 सैनिक मारे गए हैं। जाहिर है भारत और पाकिस्तान के बीच कोई घोषित युद्ध नहीं चल रहा, लेकिन इसके बावजूद हर साल बड़े पैमाने पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। अब हम कारगिल, इराक और अफगानिस्तान युद्ध का एक तुलनात्मक विश्लेषण आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि भारत ने जो आखिरी युद्ध लड़ा था वो 1999 में कारगिल युद्ध था। 1999 में पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध में भारत के 530 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1999 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,936 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये तब है जब हम पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक युद्ध नहीं लड़ रहे। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा था तो उसके सिर्फ 12 सैनिक मारे गए थे, यानी कारगिल युद्ध के मुकाबले 44 गुना कम। पिछले 16 वर्षों से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रही है और उसके 2391 सैनिक मारे गए हैं, जबकि कारगिल युद्ध से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में भारत के करीब 4000 सैनिक शहीद हो चुके हैं। इसी तरह अमेरिका ने वर्ष 2003 में इराक युद्ध शुरू किया था और उस वर्ष इराक में अमेरिका के सिर्फ 486 सैनिक मारे गए थे, यानी कारगिल युद्ध में हमारे जितने सैनिक मारे गए उससे कम। अब हम अपने देश के सैनिकों की शहादत का शोक बार बार नहीं मनाना चाहते। हम थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम देश के वीर जवानों की जिंदगी और वीरता का जश्न मनाएं। देश के जवानों की लाशें अब और देखी नहीं जाती। हम उन्हें जिंदा रहना चाहते हैं और अब हम उनकी जिंदगी का जश्न मनाना चाहते हैं। हम आपसे अक्सर ये कहते हैं कि आतंकवादियों को अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें कूड़े के ढेर में जला देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये आतंकवादी कूड़े के ढेर के बराबर हैं, लेकिन हमारे सैनिक तो हीरे हैं। हमें अपने देश के हीरों की आहुति ऐसे नहीं देनी चाहिए, हमें उनको जिंदा रखना चाहिए। हमारे देश के नेता नोटबंदी पर खूब हंगामा करते हैं, जन आक्रोश दिवस मनाते हैं, भारत बंद कर देते हैं, लेकिन इन शहीदों के लिए उनके दिल में ऐसी भावनाएं क्यों नहीं आती? शहीदों की कुर्बानी पर हमारे नेताओं के मन में कोई आक्रोश पैदा क्यों नहीं होता? जब हमारे इतने सारे जवान शहीद हो रहे हैं उस वक्त ये भारत देश आक्रोश दिवस क्यों नहीं मनाता? ये बड़े सवाल हैं जिनके बारे में आज न सिर्फ आपको सोचना चाहिए बल्कि हमारे देश के नेताओं को और हमारे देश की सरकार को भी अब इस बारे में गंभीरता से विचार करना ही होगा।